हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री और हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, दैट इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। और काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपका कॉन्क्वेस्ट कॉलोनीज और स्लेव ट्रेड्स किस तरीके से सब जगह कॉन्क्वेस्ट हुए, यानी कि किसने किस पे रूल किया, कैसे कॉलोनीज बनी और कैसे स्लेव ट्रेड हुआ। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे कि कई सारी अनसर्टेन जर्नीज हुई थी जिन्होंने काफ़ी सारा इम्पैक्ट डाला यूरोप पे, अमेरिका पे, अफ्रीका पे। अगर हम 15th सेंचुरी से बात करें तो यूरोप की जो मैरीटाइम प्रोजेक्ट है, मैरीटाइम प्रोजेक्ट क्या होता है, एक तरीके से जब आप पानी में बह के किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो। प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मकसद रहता था इन सारी चीज़ों से। जो भी यूरोप के मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने क्या करा कि ओशन टू ओशन उन्होंने सी के पैसेजेस करना शुरू कर दिए। मतलब आप ये देखिए, एक समय तक ऐसा था कि ना कोई शिप कैरिबियन में गई थी, ना अमेरिका में, ना साउथ अटलांटिक। मतलब साउथ अटलांटिक तो पूरा ही अनएक्सप्लोर्ड था। मतलब आप ये देखो कि वहां कोई घुसा ही नहीं था अब तक। फिर उसके बाद लेट 15th और 16th सेंचुरी में सारी की सारी चीजें अकम्प्लिश हो गई और वो सब के सब एरियाज में पहुंच गए। अगर हम यूरोप की बात करें तो जो डिस्कवरी था ना, सो कॉल्ड डिस्कवरी। अब डिस्कवरी का ये मतलब नहीं भाई उन्होंने ही ये चीज बनाई थी, दैट इज इन्वेंशन। डिस्कवरी मतलब जो चीज ऑलरेडी थी उसको उन्होंने ढूंढा। तो जो यूरोप था तो वहां पे जो डिस्कवरी थी ना अमेरिका की, वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं लाइक इनिशियल वॉयाजेस की। पहले जो उन्होंने चलना शुरू किया, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी, फिर उसके बाद किसी की जर्नी हुई उससे आगे तक पहुंचा। और उसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर का इन्फ्लक्स था, बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का उनके यहाँ आना था, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बिटवीन 1560 से 1600 के बीच में लगभग 100 शिप्स ईच ईयर वो कैरिड हुई, कहाँ पे? साउथ अमेरिका माइंस टू स्पेन। बाप रे, इतना भयानक खजाना भर के लेके जाते थे वो, जैसे दैया क्या हो गया ये। बट ऐसा नहीं था कि स्पेन और पॉली जो पुर्तगाल था इसको उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन कि पुर्तगाल और स्पेन को इससे फायदा नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने इसको सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया। अब देखिए, आपने अपने आसपास बहुत सारे बिजनेस पर्सन देखे होंगे। कुछ बिजनेस पर्सन बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ बिजनेस पर्सन ऐसे होते हैं जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे वो फेल हो जाते हैं। एक इसके दो कारण है। एक कारण तो पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए। दूसरा टेक्निक चाहिए। टेक्निक का मतलब क्या है कि बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट आ रहा है, पहली बात तो एकदम से प्रॉफिट नहीं आएगा। जब उन्होंने इनिशियल में जर्नी स्टार्ट करी थी तो ये सोच के चलते कि हाँ कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, और हिम्मत ना होती तो शायद वो जर्नी नहीं कर पाते। तो इनिशियली प्रॉफिट नहीं आता किसी भी बिजनेस में। जब प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट का आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपको लाइफ में कितना डेवलपमेंट मिलेगा। अब देखिए, इन स्पेन वासियों ने, इन पुर्तगाल वासियों ने काफ़ी ज़्यादा खजाना लूटा, पर इन्होंने अपनी इनकम को क्या करा कि ना ही कोई फर्दर ट्रेड में लगाया और ना ही इन्होंने अपनी कोई बड़ी मर्चेंट नेवी खड़ी करी। मतलब इनके पास इतना अंधा पैसा था कि अगर ये उस समय पानियों में नेवी खड़ी कर देते ना, जो पुर्तगीज और स्पेन थे जो सबसे पहले पहुंचे थे, तो दुनिया भर में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस रास्ते से जाए। बट इनका दिमाग वहां पे चला ही नहीं, वो तो बस एक्यूमुलेशन में लगे, कलेक्शन में लग गए। भाई कर लो अब सत्यानाश। सो उन्होंने क्या करा कि ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। जबकि अटलांटिक जो ओशन के बॉर्डर की कंट्रीज है, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, उन्होंने इन सो कॉल्ड डिस्कवरीज का फायदा उठाया। इंग्लैंड, भैया इसकी तो कॉलोनीज इतनी सारी थी, इंडिया खुद इसकी कॉलोनी रह चुका है। इतना सा है ये मैप के अंदर, इतना बड़ा हमारा इंडिया, और इन्होंने हम पे रूल कर लिया, तो हमारी जैसी कई सारी कंट्रीज पे रूल कर दिया था इन्होंने। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका एडवांटेज लिया। इन्होंने अपने जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, और नेवी बनाई, अपनी अपनी आर्मी स्टैब्लिश करी, हर जगह अपनी कॉलोनीज बना ली।
और यूरोपियन ने अपने प्रोडक्ट दिए एक सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड को, जैसे कि टोबैको, पोटैटोज, केन शुगर, ककाओ, रबड़, ये सारी चीज़ें जो थी किसने दी? यूरोपियंस ने दी। यूरोपियंस और फैमिलियर हो गए नए क्रॉप से, अमेरिका से, मतलब लाइक पोटैटोज और चिलीज वगैरह से। और उसके बाद वो उसको यूरोप लेके आए, और उसके बाद इंडिया जैसी कंट्री में भाई साहब आलू जो खा रहे हो ना, यही लेके आए हैं। ये जो आलू खा खा के आलू हो रहे हैं ना सारे के सारे, सबसे बेस्ट चीज जो लगती है खाने में, सो कहाँ से आए जी? यहीं से आए। मतलब हमारे यहाँ इसके उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। मतलब नेटिव पीपल ऑफ अमेरिकाज की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि जो भी कंट्री आता था उनको सीधा रूल करना होता था। रूल करने के लिए उनको क्या लगता था कि भाई यहाँ को तो स्लेव बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये विद्रोह कर देंगे। अगर आप, उनको लगता था अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दबा दोगे, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर दोगे, तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बचेगी कि वो एक तरीके से तबाही मचा सके। इससे बहुत प्यारा से एक मुझे किस्सा याद है, मैंने सुना था कहीं पर, कि जब एक छोटा हाथी होता है ना, बहुत ही छोटा सा बेबी एलिफेंट होता है, तो उसको जब सर्कस में लेके जाते हैं ना, तो एक छोटी जंजीर से बांधते हैं उसे। पर वो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी होती है, तो वो छोटा सा हाथी उसको बहुत तोड़ने की कोशिश करता है। घंटों तक लगा रहता है कि मैं इसे तोड़ के भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। कई दिन, कई हफ्तों तक लगा रहता है, पर कई महीनों की कोशिश के बाद उसके दिमाग में क्या सेट हो जाता है कि ये तो जंजीर टूटेगी ही नहीं। फिर जब वो बहुत बड़ा हाथी हो जाता है ना, तभी वो उस छोटी जंजीर से बंधा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो जंजीर नहीं तोड़ सकता, वो एक झटका दे वो जंजीर टूट जाएगी, बट उसके दिमाग में क्या सेट हो गया है कि ये तो टूटनी ही नहीं है। ऐसे ही वो उनके दिमाग के साथ खेलते थे, इतना खेलते थे उनके दिमाग के साथ, आपने देखा होगा अभी इनकाज आस्तिक्स के साथ, कि इतना डरा दो सामने वाले को कि वो अटैक करने के बारे में सोच भी ना सके। मतलब करना तो बहुत दूर की बात, सोच ना सके। इसके लिए बेस्ट था उनको स्लेव बना लूं। तो उन्होंने ऐसा ही करा कि लोकल पीपल की बहुत ज़्यादा तबाही मची वहाँ पे, उनको स्लेव्स बनाया गया, माइंस में, प्लांटेशंस में, मिल्स में। उनका जो एस्टिमेट था, मतलब अगर आप पॉपुलेशन देखो तो मेxiको में लगभग 30 से 37.5 मिलियन थे, एंड्रियन रीजन में 10 से 13 मिलियन। जब यूरोपियंस यहाँ पे आए तो उनकी टोटालिटी लगभग 70 मिलियन थी। 70 मिलियन, 7 करोड़ थे ये। और 50 साल के बाद, मतलब सॉरी, 150 साल के बाद उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 3.5 मिलियन, ओनली 35 लाख रह गई। बहुत ही कम। इसका रीज़न क्या था? एक तो वॉरफेयर, बहुत ज़्यादा वॉर हुई। उसके अलावा डिसीजेज़ बहुत ज़्यादा फैल गए जो यूरोप से आए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। अब सडन डिस्ट्रैक्शन हुआ था वहाँ पे दो मेजर सिविलाइजेशन का, आस्तिक्स का, इनकास का। और अमेरिका ने यहाँ पर अपना जो कल्चर था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, उनके कल्चर्स को कॉम्बैट कर दिया। और जो नेचर ऑफ वॉरफेयर था उसने बहुत ज़्यादा असर डाला था वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट जो भी बचे हुए थे, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। मतलब जो स्पेनिश का एवराइज लालच जो था गोल्ड और सिल्वर के लिए, लाइक, मतलब बर्दाश्त से बाहर था वहाँ की नेटिव के लिए। अब जो इंस्लेवमेंट था, यानी कि पूरा प्रोसेस था स्लेव बनाने का पॉपुलेशन का, ये एक शार्प रिमाइंडर है किसका? ब्रूटैलिटी ऑफ एनकाउंटर, कि इतने ज़्यादा लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, स्लेव बनाया गया, तो इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी होगी, निर्दयता फैली होगी कि हम शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। स्लेवरी कोई नया आइडिया नहीं था, ये साउथ अमेरिका का अपना पुराना ही, मतलब ऐसा कुछ था कि उनको लगता था कि अगर हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, अगर हम स्लेव नहीं बनाएंगे, तो हमको इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने जो उस समय उनको प्रताड़ना दी वो बहुत थी, वर्किंग कंडीशंस हॉरिफिक हुआ करती थी। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जब सारी वेल्थ, सारी पावर कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और वही आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। मतलब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दे आर ओन बाय इंडिविजुअल या कॉरपोरेट, और जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स फ्री मार्केट में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। अभी ये स्केच है टिपिकल स्पेनिश टाउनशिप का, कि किस तरीके से सोल्जर्स वगैरह रहते थे, फाउंटेन्स थे, गार्ड हाउस था, पैस्चर लैंड थे, प्रिस्ट का क्वार्टर था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। सो इस पार्ट को हम यहीं पे रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।